आप कौन? मैं खामा खा मतलब? मैं खामा खाई हूँ बस। हिंदी के बहुत बड़े व्यंगकार गुजरे हैं शरद जोशी। एक बार वो बॉम्बे में रहते थे, एक बार सर्वे वाला उनके घर गया और तमाम बातें पूछने के बाद उसने पूछा कि आप काम क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि लिखता हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लिखते हैं, लेकिन आलीशान मकान में रहते हैं, बाहर बड़ी गाड़ी खड़ी है, कुछ तो करते होंगे। तो उनका नहीं, लिखता हूँ। तो उनका लिखने से कोई आदमी इतने आलीशान मकान में कैसे रह सकता है? कहेंगे भाई मैं लिखता ही हूँ, इसी की कमाई खाता हूँ। मेरे ख्याल से अगर वो सर्वे वाला किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ गया होता तो वो सवाल उनसे नहीं पूछता कि आप करते क्या हैं। उसको मालूम है कि मजिस्ट्रेट बना है तो मजिस्ट्रेट से ही पैसे उसको मिल रहे होंगे, जो सैलरी है उससे उसका घर चलता होगा। यानी इन दो बातों में जो फ़र्क दिखता है, एक तो ये है कि शरद जोशी आर्टिस्ट थे और जिस डीएम की बात कर रहा हूँ मैं, वो पढ़ा लिखा कंपटीशन दे करके डीएम बना। तो सवाल ये उठता है कि पढ़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है या कला? सबसे ज़्यादा मेहनत किस में लगती है? ख्वाह में आज इसी विषय पर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। और पुरानी टीम फिर हमारे साथ है। हमारे साथ हैं मंजीत ठाकुर और राजीव सिंह, वनिका माहेश्वरी। तो पहला सवाल आप तीनों से कि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है या आर्ट? मंजीत जी। पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है या आर्ट? अगर आप मेहनत किस में ज़्यादा लगती है? दोनों में। क्योंकि आप अगर आर्ट को पढ़ाई नहीं मान रहे हैं तो ये बुनियाद गलत है। क्योंकि आर्ट जो है ना, अब पढ़ाई का मतलब अगर सिर्फ कोर्स की किताबें पढ़ना समझ रहे हैं कि जी हिस्ट्री में बैचलर्स कर लिया या साइंस में ग्रेजुएशन कर लिया, तो आप उसको अगर पढ़ाई मान रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से बुनियाद गलत है। क्योंकि पढ़ लिख करके आप डॉक्टर, इंजीनियर्स बन जाते हैं तो वो भी साइंस के साथ साथ आर्ट भी है, कला भी है। और अगर आप चित्रकार बनते हैं उसके लिए पढ़ाई करनी है, गीतकार बनते हैं उसके लिए भी पढ़ाई करनी है, मूर्तिकार बनते हैं उसके लिए भी पढ़ाई करनी है। ये सारी चीज़ें पढ़ाई का हिस्सा है, भले ही आप उसमें किताबें न पढ़ें। हालांकि अब तो अगर आप फाइन आर्ट में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट BFA करते हैं या MFA करते हैं तो उसके लिए अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, पढ़ाइयाँ हैं। अगर आप बॉम्बे का जो एक बहुत मशहूर है सेंट जेवियर्स, वहाँ से करते हैं, जहांगीर आर्ट गैलरी में जाते हैं, उसके लिए अलग पढ़ाई है, ऐसे नहीं। तो सबसे पहले बात कि अगर आप आर्ट कह रहे हैं तो अगर आप आर्टिस्ट और आर्टिजन में आपको अंतर करना पड़ेगा, कौशल, स्किल और आर्ट में अंतर करना पड़ेगा। दोनों गंभीर बात है। लेकिन मुझे लगता है कि आप पढ़ाई कला की करें या पाठ्य पुस्तकों की करें, मेहनत दोनों में बराबर लगती है। दोनों का माइंडसेट बच्चों का अलग अलग होता है। कुछ लोग आर्ट की तरफ झुकाव वाले होते हैं और जैसे आप कह रहे हैं ना, अब मैं समझ रहा हूँ आप क्या पेंटर बन के कमा सकते हैं। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपको बोलने का चांस दूं, आप कितना बोल लेते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं, बोल तो मैं दिन भर सकता हूँ ठीक है। क्योंकि पढ़ाई जो है ना, ये बोलना भी एक आर्ट है। अगर लिखना गंभीर काम है तो बोलना भी बहुत गंभीर काम है। और जिस तरह का ज़माना आजकल चल रहा है रील्स का और वीडियोस का, तो उसमें बोलने लोग कुछ भी बोल करके निकल जा रहे हैं, लेकिन बोलना मुझे लगता है गंभीर काम है। ये दौर थमेगा जब कुछ भी बोल करके लोग वायरल हो जा रहे हैं। और गंभीर बोलने के लिए गंभीरता से पढ़ना भी पड़ेगा। क्योंकि मुझे एक वाक़या याद आता है, गुलजार साहब ने एक बहुत ही मशहूर गाना लिखा था, कजरारे कजरारे। ये जो गाना है फिल्म बंटी और बबली का, बड़ा ही मशहूर गाना था। तो किसी ने पूछा आपने कितनी देर में ये गाना लिखा? तो गुलजार अगर इंजीनियर है तो इंजीनियर नहीं पढ़ेगा क्या? इंजीनियर को भी अपने ज्ञान को अपडेट तो करना पड़ेगा। जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं वो विंडोज 7 से शायद शुरू किया होगा हमारी पीढ़ी के लोगों ने, या उससे पहले। अभी विंडो 11 तक आ गया तो अपडेट तो कर रहे हैं ना कंप्यूटर को। तो अपडेट तो करना पड़ता है। पत्रकार को रोज पढ़ना पड़ता है ना कि, या फिर अगर कोई किताब लिख रहा है तो
और या आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट हैं राजीव, उनको नहीं पढ़ना पड़ता, अपडेट नहीं होता कि कुछ नए तकनीक आ रही है, आपको अपडेट नहीं आप करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ये बड़ी मतलब ऐसी बात है कि पढ़ाई को अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी की किताबों और सिलेबस तक महदूद रखेंगे तब आप कह सकते हैं कि पढ़ाई कठिन है या कला कठिन है। कला को भी हमेशा मांझते रहना है, और बाकी सब सारी चीज़ें जो अगर ज़िंदगी का मकसद जो है वो है कि 5 किताबें पढ़ के और एक नौकरी ले ली और एक क्लर्क बन गए, किरानी बन गए, सुबह 10 बजे दफ्तर पहुंच रहे हैं, शाम को 5 बजे वापस झोला लेके सब्जी लेते हुए घर पहुंच रहे, फिर ठीक है, फिर आप अपना काम करते रहे, फिर आपके लिए पढ़ाई वही है। वो क्लर्क जो है वो तो बेचारा सीमित दायरे में रहता है, क्योंकि वो आर्टिस्ट नहीं, वो डीएम साहब ने, किसी ने ये थोड़ी कहा है कि आप किताबें पढ़ के अपने ज्ञान को व्यापक नहीं बनाएं, किसी ने रोका थोड़ी है। क्या कहीं है लिखा हुआ कि भाई जो क्लर्क है या किसी दफ्तर में चतुर्थ वर्गीय है, ऑफिस बॉय है, अर्दली है, और भी बहुत सारे काम है, मजदूर है, वो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता? क्या वो मतलब हमारे देश की यही खामी है ना कि हमने काम में उसको स्किल को ये समझते हैं कि स्किल किसी का दस्तकार है, टोकरियां बना रहा है, उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। ये हमारे भारतवर्ष की पिछले जब से मैकॉले की शिक्षा प्रणाली लागू हुई है तब से हम समझते हैं कि ये एक नुकसान रहा है इस देश का, और इसीलिए जो हम विश्व गुरु और जगत गुरु और तमाम चीज़ें थे उसके पोस्ट से पिछड़ गए। वरना आप बताइए कि कबीर कौन सा स्कूल गए थे जिसकी किताबें हम लोग, जिनके पदावली पे रिसर्च हो रहे हैं, रैदास कौन सा पढ़ लिखे थे, दादू दयाल कौन सा पढ़ लिखे थे, नानक कौन सी यूनिवर्सिटी गए थे, उनके पास एक अपना जो अनुभव था वो, और वो क्या अपना काम नहीं कर रहे थे। जो इनमें से कुछ लोग साधु संत थे, जैसे मुझे लगता है कि नानक ने शायद घूम घूम कर दुनिया देखी, और जितना घूमे शायद ही दुनिया का कोई संत घुमा होगा, लेकिन बाकी रैदास काम कर रहे थे, जूते गांठते थे, कबीर जुलाहा थे, कपड़े बुनते थे, उनका स्किल सेट अलग था। लेकिन उनके पास जो नॉलेज है तो 5 किताब पढ़ के तो वो नहीं आएगा। तो कहीं नहीं रोक है कि भाई आप किस नौकरी में कौन सा काम कर रहे हैं और अपने नॉलेज बेस को व्यापक नहीं बना सकते, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ है ऐसा। तो ये कह रहे हैं कि साहब फिर कबीर धाम में घूम गए, हम फिर आर्टिस्ट के पास ही चले जाते, चूँकि कबीर भी एक कलाकारी थे, ठीक है, उन्होंने ज्ञान अर्जित किया अनुभव से, गुरु नानक ने घूम करके अनुभव किया, सूफ़ी थे गुरु नानक, और सूफ़ी कलाएं जो है, सूफ़ी कलाम गुरु नानक के नाम से, गुरु नानक की वाणी भी है, वो कहते हैं कि एक तरह से जो गुरुवाणी है वो भी कई कलाओं का मिश्रण है, कई भाषाओं का मिश्रण है, उसमें कला तो फिर भी आ जाती है। अब फिर वो पढ़ा लिखा इंसान कला ही पढ़ रहा है, क्या कला ऊपर है कि पढ़ाई ऊपर हो गई? फिर एक पढ़ने वाला जो है ज्ञान तो होता है कि ऐसे पढ़ते हैं, संस्कृत ऐसे पढ़ते हैं, इंग्लिश ऐसे पढ़ते हैं, ये भाषाएं ऐसे पढ़ते हैं, कोई भी भाषा ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने वाला फिर वो पढ़ रहा है। क्लर्क पढ़ेगा तो किसको पढ़ेगा? क्लर्क, आर्टिस्ट नहीं है। अगर वो तुलसीदास को पढ़ेगा तो एक आर्टिस्ट को पढ़ेगा, एक संत को पढ़ेगा, एक उसकी वाणी को पढ़ेगा, तो क्लर्क पढ़ेगा, एक कलाकार को ही तो पढ़ेगा। जी सर। तो कला ऊंची है कि पढ़ाई इन द सेंस मैं वो कह रहा हूँ, मैं नहीं, मेरे स्तर से देखिएगा सर तो पढ़ाई एक लिमिटेड है, लेकिन कला तो पढ़ाई आप देखिए, आप जो पढ़ाई की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं उन सिलेबस को पढ़ना जो स्कूलों में, एनसीईआरटी में, सीबीएसई में, या हमारे स्कूल स्टेट्स बोर्ड की जो किताबें हैं उनको, या इंटरमीडिएट बोर्ड की किताबें, या यूनिवर्सिटी की किताब, उन किताबों को पढ़ाई क्यों कह रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई मूर्ति बनाना सीख रहा है, अंगूठा छाप है वो, उसको अपना नाम लिखना नहीं आता है, लेकिन अगर वो पत्थर तराशना सीख रहा है तो वो भी कला है, वो भी पढ़ाई है। कला और पढ़ाई अलग नहीं है, मेरा ये मानना है। हाँ अनिका क्या कह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो पत्थर तराशने वाला जो है वो तराशता रहता है, सालों तराशता रहता है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा होता है, नहीं कर रहा, अभ्यास है ना। हाँ, वो अभ्यास हो रहा होता है, वो अभ्यास से ही सीखता है, कोई पढ़ के नहीं सीखता है। कुछ कलाएं ऐसी हैं जो अभ्यास से सीखते हैं, जैसे इन्होंने भी पारंगत अगर अपने फील्ड में किया है तो उसको अभ्यास करके उसमें पारंगत हो गए, अब नेक्स्ट इसमें जाना है, उस जो नया लेटेस्ट आया है उसके लिए वो पढ़ाई किया। बिल्कुल ठीक है, तो फिर वही है, सवाल तो वही है, अटक गए। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि कौन सी ऐसी पढ़ाई है जिसमें अभ्यास की जरूरत नहीं है? अगर आप चुटका पुर्जा ऐसे यहाँ पर छिपा के, यहाँ पे छिपा के, बाल में छिपा के
अगर आप चोरी करके कदाचार करके पास नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप मुझे एक ऐसी चीज, आपने कहा ना वो भी कला है, वो कलाकार है, वो आर्टिस्ट है, वो भी सब आदमी नहीं कर सकता ये। उस आर्टिस्ट की उसको पता भी है कि कौन से दाहिने हाथ में कौन सा सवाल का जवाब है, उसे कौन सा वो भी आर्ट है। लेकिन उस तरह के आर्टिस्टों की बात हम अलग से करेंगे। लेकिन मैं इस बात का कह रहा था कि अब मुझे ये बताया जाए कि अगर सिर्फ आप पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो कौन सी ऐसी पढ़ाई है इसमें अभ्यास नहीं करना है। अब एक बात, मैं गणित की बात कर रहा हूँ, हिसाब जो मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। आप पहली कक्षा में अक्षर ज्ञान लेते हैं, एक दो, फिर पहाड़ा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद गुणा भाग सीखते हैं, उसके बाद आप क्या बट्टे वाला हिसाब सीखते हैं। धीरे धीरे आप ज्यामिति से आपका परिचय होता है, त्रिकोणमिति से होता है, बीजगणित से होता है, और धीरे धीरे आप जब 11वीं 12वीं में मैथमेटिक्स लेते हैं तो जो गणित के झुकाव वाले नहीं होते हैं 11वीं 12वीं के बाद वो कला पढ़ने लगते हैं। मानविकी पढ़ते हैं, एक्चुअली वो कला नहीं है, वो ह्यूमैनिटीज़ है, वो पढ़ने लगते हैं। और जो लोग गणित विज्ञान की तरफ झुकाव वाले होते हैं या तो पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। और इस देश में चूंकि अंग्रेजी पढ़े बिना ऐसा माना जाता है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर या वास्तुकार नहीं बन सकते हैं, तो आपको अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है 200 नंबर की। तो वो भी आप इवॉल्व हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्तर बढ़ता जाता है। इन सब चीज़ों में आप गणित पढ़ें या इतिहास पढ़ें, आप भूगोल पढ़ें या जियोलॉजी पढ़ें, भूगर्भ शास्त्र पढ़ें, कोई भी विषय आप पढ़ें, अभ्यास ही निरंतर कुंजी है। अगर आपको नॉलेज वाले लेवल पे जाना है, पास करके एक नौकरी करके फिर वापस एक मतलब लाइफ साइकिल में कि भाई सुबह 9 जग करके टीवी देखना है, न्यूज़ देखना है, चाय पीते हुए तैयार होना है, फिर तैयार होकर के दफ्तर जाना है बस में लटक के, या मेट्रो में अगर आप दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे हैं तो फिर दफ्तर जा कर के काम निपटाना है, दोपहर में लंच करना है, फिर शाम को चाय पीते हुए और 5 बजे छुट्टी, फिर घर आप चले जाएंगे सब्जी लेते हुए, घर में बच्चों के साथ टीवी देखेंगे, प्राइम टाइम पे किसी का उपदेश सुनेंगे, किसी मसीहा न्यूज़ रीडर का, और उसके बाद फिर सो जाएंगे, या अगर हो सका तो OTT पर कोई मूवी देख लेंगे। ये एक जो लाइफ साइकिल है ना, ये रूटीन। और फिर अगर छुट्टियां हुई तो किसी हरियाली वाले जगह में जाकर हरियाली दिखाएंगे। यही है ना एक आम आदमी की लाइफ, जिंदगी जिसको आप आम आदमी कहते हैं। इसमें पढ़ाई और नॉलेज कहीं नहीं है। उसने उतना ही स्किल्ड किया अपने आप को, उतना ही कौशल सीखा जितने की उसको नौकरी मिल जाए उसकी योग्यता के हिसाब से। और उसको योग्यता माना जाता है कि आप सही तेजी से गुणा भाग जोड़ घटाव कर सकते हैं तो आप बैंक में काम करने लायक हैं। आपने एक परीक्षा में एक निश्चित मार्क पा लिया तो आप करने वाले हैं, तेजी से दौड़ भाग सकते हैं, 6 मिनट में 1 माइल दौड़ सकते हैं तो आप पुलिस में जा सकते हैं। सीना फुला करके हवा के साथ इतना, हवा के बिना इतना, तो आप पुलिस में जा सकते हैं या सेना में जा सकते हैं। तो ये इसमें पढ़ाई लिखाई कहाँ है? इसमें तो आपने एक बेसिक अर्हता हासिल किया, एलिजिबिलिटी हासिल की कि भाई ये पास नहीं करेगा तो किसी पढ़ना लिखना भी नहीं जानता। तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई लिखाई का पढ़ाई से संबंध नहीं है। पढ़ाई तो वो है जिसमें आप निरंतर अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं और आखिरी क्षणों तक अपग्रेड करते रहते हैं। इस पे एक चीज़ बोलूँगा सर, मैं थोड़ा इनकी बातों थोड़ा सा, चूँकि उन्होंने शुरू करी थी बदमाश से, तो मैं थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ा लूँ कि अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जैक्सन मिशिगन, वहाँ एक डिपार्टमेंट है जहाँ पॉकेट मारी की पढ़ाई होती है कि पॉकेट मार बताओ वो तो आपकी सफाई है। पॉकेट मार किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं कला अपनी पॉकेट मारने के लिए, तो उसका अध्ययन लोग कर रहे हैं। उन कलाकारों का बाकी लोग जाके अध्ययन करते हैं कि देश दुनिया में पॉकेट मारी और कौन सी नई कला आई है, कौन सा नया तरीका आया है। तो कलाकार को यहाँ भी पढ़ रहे हैं। हाँ, देखिए असली कला ये सब नहीं है जिसको आप कहते हैं मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, गाना, ये सब अभ्यास से हासिल की हुई ललित कलाएं हैं। कला क्या है? कला है असली कि हमारा एक दोस्त है, वो कभी भी उसकी शिफ्ट हालांकि 11 बजे दिन से होती है, कभी भी वो 12:30 बजे से पहले नहीं आता है। आप तो घर पे ही पहुंच जाते थे। घूम फिर के वही बात। नहीं घूम फिर के नहीं। हाँ। अब वो असली कलाकारी है कि जब वो बेचारा दफ्तर जाता है मेरा दोस्त, तो उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही होती हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहीं से 2-3 कट्ठा खेत जोत के आया है और सर वैसा हो गया वैसा हो गया, वो अपने बॉस को बताता है। और फिर लेकिन जो बॉस जो मतलब डांटने के जो वो भी एक कला है, वो है जो डांटने का जो ना करता वो भी तो एक कला। उसके बाद एक बिहार के सचिवालय में
एक हमारे एक परिचित जो है नौकरी करते थे, तो उनके बारे में एक मशहूर था कि भाई 12 बजे लेट नहीं, 3 बजे भेंट नहीं। तो भाई साहब वो 12 बजे तक दफ्तर आते थे। उसकी कलाकारी ये थी उनकी कि सचिवालय के ठीक सामने बहुत सारी पान और चाय की दुकानें होती हैं, हर जगह होती होंगी, तो बिहार में तो है, पटना में। तो एक बढ़िया सा पान वो बनवाते थे, और उसमें वो कलाकारी थी पान वाले की कि उसमें वो भीगी सुपारी, सूखी सुपारी, किमाम और तमाम तरह के तंबाकू सुगंधित डलवा के, और उसके बाद गिलौरी को मुंह में रखने की कला, और उस गिलौरी को मुंह में रख करके वो 12 बजे जब अपने मेज़ पे बैठते थे, उसके वो बेचारा पान किनारे पड़ा रहता था, और बगल से चाय बाईपास होकर के निकल रही है, चाय भी जा रही है कई बार। और फिर जब वो लंच करने के लिए उठते थे 1-1:30 बजे के आसपास, तो पान वो जस का तस रहता था। अच्छा। ये उसके पान के शरीर पर कोई खरोच नहीं होती थी, वो पान को निकाल के, ये कलाकारी है, ये आर्ट है। तो ये जैसे अब इन्होंने सारे गाने बजाने को तो सारे को ललित कला कह दिया। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो पैसे तो बहुत होते नहीं थे, 1-आध कप के होते थे या 2 कप के होते थे। 2 साथी गए चाय पीने, अब जैसे ही हम लोग बैठे बेंच पे चाय के लिए ऑर्डर दिया, वैसे ही 3-4 और आ गए। तो अब कैसे बताएं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, हम बाकियों को नहीं पिला सकते। तो उनको कहते थे चाय वाले को कि 4 स्पेशल चाय देना, अब हाथ ऐसे हिलाते थे, मत देना, हाँ मत देना। अब वो कला नहीं है, वो सर्वाइवल है, कौशल है, तो वो स्किल है। आप भी कुछ कह रहे थे, वो इस कला को कैसे देखेंगे, और आप कुछ जो कहना चाह रहे थे वो कलाकारी तो सर हर टाइम देखने को मिलता है, हर जगह देखने को मिलता है। आप जैसे रोड पे निकलिए तो अब कुछ वो हैं इंडिकेटर्स हैं गाड़ियों के, तो उससे तो मालूम चल जाता है। बट हमने रिक्शा वालों को बहुत करीब से देखा है, तो रिक्शा वालों के पास ना, उनके पास भी आर्ट होता है सर। जैसे वो हाथ ऐसे ऐसे करेंगे, पता नहीं साइन होता है वो, हाँ हम साइड मांग रहे हैं या साइड ले लो, ये भी तो कला है सर। तो कला तो हमको हर जगह दिखता है। तो ये कला है ये। अगर रोजमर्रा की जिंदगी में आपने अपनी एक ट्रिक निकाल ली है जिससे आपकी जिंदगी कुछ आसान हो जा रही है, तो डेफिनेटली वो कला है। तो वो सिर्फ आपके काम आ रही है, हमारे तो काम आ नहीं रही है। वो उसकी पर्सनल स्किल है ना, तुलसी की तरह हम उस पर तो कोई अध्ययन कर नहीं रहे इस पे। बिल्कुल। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको इस तरह से कहें कि किसी भी कला को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, ये हम कह सकते हैं उसको। हाँ बिल्कुल, बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है किसी भी कला के लिए। नॉलेज से देखिए, फिर एक बार फिर मैं लगता है मेरी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही। पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबी नॉलेज होना नहीं होता है। मतलब अगर हम 5वीं कक्षा, 6ठी कक्षा, 10वीं कक्षा न पढ़ें, फिर भी अगर हम कुछ स्किल सीख रहे हैं, टोकरी बनाना सीख रहे हैं, झाड़ू लगाना सीख रहे हैं, झाड़ू बनाना सीख रहे हैं, मिट्टी के बर्तन, क्या उसको आप पढ़ाई नहीं मानते हैं? जिस दिन देखिए आज देश में ना क्या है, मैं बहुत गंभीर बात अब कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। हाँ, ये देश में क्या है, देखिए सबसे मज़ेदार बातें भी मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा, ये सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे। ठीक है वो। तो आवाज़ दबाई दिख रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए जो पढ़ाई है ना, उसका जो है बीच में तारतम्य टूट गया मेरे बोलने का, लेकिन ये भी कला है कि फिर उसको धागे कैसे जोड़ा जाए। मतलब कुछ सोच के निकालना पड़ेगा कि अगर कोई आदमी कलाएं मतलब सीख रहा है, स्किल सीख रहा है, तो पढ़ाई से, किताबी नॉलेज से उसको जोड़ना ठीक नहीं है। हमारे देश में बेरोजगारी की जो बहुत बड़ी समस्या है, लोग कहते हैं कि हम ग्रेजुएट हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है। आप अगर बहुत सारे लोगों के वीडियोज, न्यूज़ चैनल से वीडियोज़ देखेंगे तो वो क्या है, लड़का शिकायत करेगा कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे नौकरी नहीं दे रही है, सरकार दोषी है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जिसका भी इलेक्शन हो रहा होगा उसके खिलाफ वो बोलेगा। आप ये बताइए, देश में एक सर्वे है जिसमें कहा जाता है कि हमारे यहाँ के इंजीनियर्स वो एम्प्लॉयबल नहीं है, रोजगार देने लायक नहीं है। उनको इसके इंजीनियरिंग कर चुके हैं, लेकिन उन जिस काम में उन्होंने डिग्री हासिल की है उसमें वो काम नहीं कर सकते हैं। नहीं तो उसमें स्किल्स नहीं है, तो स्किल्स नहीं है। नहीं उसमें तो पढ़ाई अगर आप, तो फिर उस पढ़ाई का क्या फायदा? नहीं, पहली बात तो यह है कि उसमें उसका दोष नहीं है, ठीक है। वो कलाम साहब ने भी एक लिखा था। आपको एक और एग्जांपल और सुनिए, प्राइवेट कहा था कि सारे प्राइवेट बता रहा हूँ एक एग्जांपल। अभी IIT दिल्ली में
आईआईटी तो वहां पे तो खराब पढ़ाई नहीं होती है। कोई नहीं कोई अगर आग में खड़े होकर, गंगा जी में खड़े होकर बोल दे कि आईआईटी में खराब पढ़ाई होती तो मैं नहीं मानूंगा। और आईआईटी बॉम्बे जो कि टॉप है, वहां पे 35,000 40,000 के नौकरियां लगी हैं। तो इसमें संस्थान का दोष नहीं है। अगर सिर्फ संस्थान का दोष होता तो सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे ऊंचे पोस्टों पर नहीं पहुंच पाते, वहां से कलाकार नहीं निकलते, वहां से गायक नहीं निकलते। तो व्यक्ति का जो अपनी जो लगन होती है, ऐसा थोड़ी है कि काशी में कुत्ते नहीं रहते हैं। तो अच्छे संस्थानों में भी जो बच्चे, वो हमको लगता है कि हमने आईआईटी कर ली, हम मेडिकल में आ गए, अब तो हम क्या एम्स से निकले हुए सारे डॉक्टर वर्ल्ड क्लास होते हैं? नहीं होते हैं। जो अभ्यर्थी है, जो लड़का है, जो छात्र है, स्टूडेंट है, उसने कितनी मेहनत की है, वो अपने ध्येय, अपने साध्य के प्रति, अपनी मंजिल को लेकर कितना गंभीर है, कितना संजीदा है, कितनी मेहनत झोंक रहा है। देखिए, एक ये टाइम है ना, मैं फिर एक गंभीर बात फिर से कह रहा हूँ, जो अगर बच्चे अगर कोई देख रहे हो कि 15 साल से लेकर के 20-22 साल तक की उम्र जो है ना, 50 सब्सक्राइबर तो देख ही रहे होंगे। तो वो जो है ना, जो ये उम्र जो है 6 साल का जो पीरियड है, 15-16 साल से लेकर के 21-22 साल, जब तक आप ग्रेजुएट में, अगर आपने अपने जीवन को उसमें झोंक नहीं दिया तो फिर आपके लिए कामयाबी का सपना देखना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको डॉक्टर इंजीनियर बनना है। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, कोई भी काम करना है जीवन में, खेती करनी है, खेती को छोटा काम न समझिए। अभी बहुत पैसा भी है अगर दिमाग से किया जाए तो। जो भी सपना आप देख रहे हैं, उस दौरान अगर आपने मेहनत नहीं की तो फिर जिंदगी आप मेहनत नहीं कर पाएंगे, आपको आदत छूट जाएगी। अभी नारायण मूर्ति साहब ने कहा ना कि 70 घंटे काम करने, तो ट्रोल कर दिया सोशल मीडिया पे लोगों ने, भाई 70 घंटे क्यों नहीं काम करेंगे आप? मैं इस उम्र में मैं करता हूँ, मैं लगभग 15-16 घंटे रोज काम करता हूँ, दफ्तर के अलावा भी काम करता हूँ। तो अगर आप नहीं करेंगे तो अपने सपनों को जीने का हक नहीं है आपके पास, ना आप जी पाएंगे। मैं मोनिका से पूछना चाह रहा हूँ कि जब कोई बच्चा पहले तो माँ बाप के ज़ोर पे ही पढ़ता है, जो 10वीं 8वीं करता है, फिर 10वीं के बाद उसके खुद के सपने होते हैं। बिल्कुल। उस पढ़ाई में मैं भी गंभीर हो जाऊँ। हाँ, काहे नहीं आपका शो है तो कभी भी गंभीर हो सकते हैं। उस पढ़ाई में क्या ये कल्पना कभी होती है कि वो जो पढ़ रहा है उसको नौकरी नहीं चाहिए, कि वो पढ़ता ही इसलिए है कि उसको फलानी नौकरी चाहिए? नहीं, पहले मुझे लगता है कि जो ये नौकरी और पैसा, ये सब चीज़ें उस टाइम बच्चों के दिमाग में बिल्कुल नहीं होती। एक फिल्म है 3 इडियट्स, हम सब ने देखी होगी। उसमें वो कहता है कि अब्बा नहीं मानेंगे। अब्बा इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि वो अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो एकेडमिक्स में अच्छा करे, और जितने भी ये डॉक्टर, इंजीनियर और जो एक पर्टिकुलर फील्ड बने हुए हैं जिसमें पता है कि मोटी कमाई है और बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, वो चाहते हैं कि वो उसी तरफ जाए। लेकिन वो चाहता है कि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करे, जो उसका इंटरेस्ट है। उसे पैसा नहीं चाहिए, उसे पैसा कम भी मिलेगा तो भी चलेगा, उसे इंटर्नशिप में अगर पैसा नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, बट वो सीखना चाहता है वो चीज़, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उस चीज़ में, कला। तो यहाँ पर बात सिर्फ ये आ जाती है कि आज के पेरेंट्स को ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर रहा है तो उसे सिर्फ उतनी बेसिक नॉलेज दिलवा दी जाए कि वो समाज में धोखा ना खाए किसी से। आपने कहा कि टोकरी बनाना लोग सीख रहे हैं, टोकरी बना रहे हैं, तो क्या वो पढ़ाई नहीं है, कला नहीं है? बट कैलकुलेट तो करेगा वो बंदा, कोई उससे सामान ले रहा है, दे रहा है, बेसिक नॉलेज जिसे कहते हैं। तो 2 चीज़ें होती है, एजुकेशन होती है, क्वालिटी एजुकेशन होती है। तो मुझे लगता है बेसिक नॉलेज हर एक के पास होनी चाहिए, चाहे वो एकेडमिक्स में अच्छा कर रहा है या आर्टिस्ट है। सवाल जो है वही है, थोड़ा इसमें बोलना भी चाहूँगा सर। हाँ, वो थोड़ा आगे ले गई। मैं ये कह रहा कि जब आप, मैं भी जोड़ना चाहूँगा इस बात हाँ, में, कि वो लड़का के मन में था कि उसको क्या बनना, फोटोग्राफर बनना है, पत्रकार बनना है, इंजीनियर बनना है, वो लड़के के मन में था। गार्जियन को पता नहीं था। गार्जियन ने एक सपना देखा कि हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएं। ठीक है, ये ऐसे था। पर मेरा सवाल वैसे, बच्चा तो सोच ही रहा था कि मुझे फोटोग्राफर बनना है या नहीं बनना, तो यानी कि 10वीं 12वीं में वो सोच रहा था कि उसको क्या बनना है। ठीक है, ये चीज़ मेरे पे गुजरी। तो हाँ, तो वो जब पढ़ रहा होता है तो मेरा सवाल सिर्फ इतना ही था कि जब वो पढ़ रहा होता, क्या उसके मन में कुछ नहीं होता क्या? अब इनके बच्चे अपने बच्चे को लेके पढ़ा रहे हैं, तो इनके मन में है एक सपना कि हम उस बच्चे को। साहब ने जो जवाब दिया वो मतलब हर बच्चे के लिए एक सबक की तरह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आधे घंटे और पूरी जिंदगी। आधे घंटे इसलिए क्योंकि उसको लिपिबद्ध करने में, लिखने में, कागज़ पर उतारने में आधे घंटे लगे,
लेकिन जो उसमें तेरी क्या है, कमाम की खुशबू है तेरे जैसे, मतलब उसमें गाने जो हैं, गाने के जो शब्द हैं, मुझे गाना तो पूरी तरह याद नहीं है, गाने याद करने में थोड़ा लिद्दड़ हूँ, बट जो आप अगर पूरे गाने को सुने तो वो आपको लगेगा कि जो तमाम ज़िंदगी का जो अनुभव है, जो तजुर्बा है, उसको उन्होंने शब्दों में उतारा है। और यही पढ़ाई है, यही अध्ययन है जिसने गुलजार को गुलजार बनाया। तो यही है कि अगर आप कोई कला में भी जाते हैं तो एक पूरा बैकअप आपकी पढ़ाई का होना चाहिए। मैं थोड़ा सा मतलब इसको घुमा के मैं राजीव की तरफ आता हूँ कि अभी हरिहरन बहुत अच्छे गायक हैं, और उनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था, तो किसी खान साहब से वो लेते थे, शिक्षा लेते, तो लंबे समय तक उनसे ही लिया, आखिर में बहुत अच्छा गाने भी लगे वो। तो एक दिन वो उस्ताद के पास गए, उन्होंने सुनाया अपना गायन, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे गाने में शोर बहुत हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत अच्छा गा रहा हूँ, इनको शोर कहाँ से सुनाई पड़ रही है। फिर उसी जो उन्होंने गाया था वो जाके किसी कोने में जाके सुना कि कहीं से आवाज़ आ रही है क्या, कहीं शोर आ रही। तो उनको लगा कि बहुत अच्छा गा रहे हैं, कहीं से कोई शोर भी नहीं। तो फिर खान साहब ने कैसे कहा कि आपके गाने में शोर आ रही। तो फिर अगली बार जब गए तो उन्होंने कहा कि हाँ जनाब, हमने तो बहुत अच्छा गाना गाया था, पर आपको शोर कैसे सुनाई पड़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि एकाग्रचित्त होकर नहीं गा रहे थे, एक साथ कई विचार चल रहे थे जो तुम्हारे गायन में दिख रहा था। अब चूँकि इतना कुछ आपको इसलिए सुना रहे हैं कि आपने इंजीनियरिंग करी जी सर, अब आ गए आप आर्ट में। तो अभी जैसा कह रहे थे ठाकुर साहब, बहुत गहराई से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भैया पढ़ना बहुत ज़रूरी, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ भी पढ़े। हाँ कुछ भी पढ़े। एक लिमिट होता है, इंजीनियरिंग बनना हो तो बीटेक एमटेक, ठीक है, उसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ना तो थोड़ा और पढ़ लिया। मतलब कि अगर हमने 25 साल 30 साल तक पढ़ लिया, उसके बाद हम धंधे में आ गए, पेशे में आ गए, अपना काम करने लगे। एक आर्टिस्ट जो है वो ज़िंदगी भर पढ़ता है, ज़िंदगी भर सीखता है। पढ़ाई वाले के साथ ये नहीं होता। आप इससे समझते क्या? जी सर, इंजीनियरिंग का जो टाइम था सर, वो पढ़ाई वो लिमिटेड था, बट इसे ये जो ग्राफिक्स है ये आर्ट है सर पूरा, और इसमें इसको रोज़ नया नया कुछ ना कुछ रोज़ मिलता ही है इसमें। अब ये नहीं है कि हाँ जस्ट एक ब्रश लिया और दीवार पे मार दिया तो हो गया स्केच, वैसा नहीं है। इसमें टेक्निकली भी समझना है आपको, पढ़ना भी है, रोज R&D करना है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, देखना है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट इज सो इजी और मतलब इधर से उधर करके भाग गए, निकल लिए। सुन लिए। तो मैं थोड़ा सा अनिका की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पत्रकारिता पढ़ी है, तो पत्रकारिता करने के लिए लगातार पढ़ना पड़ता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से जब तक आप पूरी चीज़ें ना पढ़ लें तब तक आप किसी के सामने कुछ कह नहीं सकते। अगर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, शरद जोशी का उदाहरण दे रहे हैं या फिर हम हरिहरन का उदाहरण दे, तो यानी कि हमने पढ़ा सुना है, तभी हम आपके बीच में उदाहरण दे रहे हैं। ज़्यादा पढ़ना पड़ता है क्या आर्टिस्ट को? पत्रकार भी तो एक आर्टिस्ट होता है। डेफिनेटली पत्रकार आर्टिस्ट होता है, और किसी को अपनी बात कहनी और उसकी बात समझना ये भी एक आर्ट है। लेकिन ऐसा है कि पढ़ाई 2 सेगमेंट्स में बटी हुई होती है मेरे हिसाब से। प्रैक्टिकल चीज़ें वो हैं, जितना आप प्रैक्टिकल कर लें उतना आप स्किलफुल बन जाएंगे, और थियोरी वो है जो रटा रटाया ज्ञान है जो सभी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक लेवल अप जाना है तो आपने प्रैक्टिकल पे ध्यान देना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो अगर DM साहब पढ़ करके चुके, पढ़ेंगे तभी तो DM बने, कंपटीशन देंगे उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर DM बन जाएंगे। फिर DM साहब को फिर पढ़ना पड़ता है क्या? पढ़ना तो पड़ता है, वो तो ऑफिस की फाइल पढ़नी पड़ती होगी सरकार। हाँ, तो कुछ भी आप अपने काम से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे ना। तो उस बच्चे का क्या है इनको शायद ना बताओ, लेकिन पढ़ता तो है इसीलिए कि उसको कुछ बनना है जी, है ना। पढ़ाई तो उसी दिशा में जाती है ना, बनता कुछ और है। वो हम भी ऐसे ही बन गए, वैसे ही आप भी कुछ कह रहे थे कि आप ऐसे बन गए। हाँ, तो शुरू में आप ही तो कह रहे थे सर कि हाँ आप इंजीनियरिंग किए, इंजीनियरिंग के बाद आप इधर आ गए। नहीं मेरा नहीं, मेरा लड़का वो तो सिनेमा में काम कर रहा, बना रहा था, मैं इसको इंजीनियर, वो बन गया सिनेमा में। वही चीज़ मेरे साथ हुआ सर। 10 तक तो कुछ पता नहीं था, बट 12th में आकर के वो लगा हमको फैशन टेक्नोलॉजी में जाना था, डिजाइनिंग का बड़ा शौक था।
तो बात भी हो गई एडमिशन का, 12th के बाद में सब कुछ हो गया। इतने उस टाइम सर ये बात बता रहा हूँ 2002-03 का, तो उस टाइम थोड़ा सा बिहार में थोड़ी पीछे वाली सनक थी लोगों में। तो पिताजी को किसी ने कह दिया कहाँ नचनिया बजनिया बनाओगे इसको, इतना टैलेंटेड है, पढ़ने में अच्छा है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में जाकर जबरदस्ती ड्राफ्ट पैसा जमा करके, जबकि हम मना भी कर रहे थे, हम डायरेक्टर के टेबल तक मना किए कि मेरे को एडमिशन नहीं लेना है, इंजीनियर नहीं बनना, बट जबरदस्ती इंजीनियर। उसके बाद क्या स्किल आया, मेरा स्किल आया, डिजाइनर बनना था मेरे को। बाद में हमने 2007 में आर्टिस्ट बन गए। आप कुछ बोल रहे थे प्रोग्राम का टाइम? मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत जल्दी कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे कैमरामैन है ना, इशारा कर रहे हैं कि समय खत्म हो रहा है। समय, देखिए समय की बात कर रहा हूँ। ये 3 इडियट जैसी फिल्में जो होती है ना, ये फिल्में हैं, इसमें कहानीकार को कहानी बेचनी है डायरेक्टर को, इसने बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है। ये जो 10वीं 12वीं के बच्चे होते हैं, क्या उनको खुद का फैसला लेने की है इतनी है उसमें अक्ल? नहीं होती है। वो बच्चे इवॉल्व हो रहे थे, उनका अपने भले बुरे का उस समय ज्ञान नहीं होता है, नहीं तो गलतियां नहीं करते। तो जो सपना देख रहे हैं, मेरा एक है मौसेरा भाई, वह कहता है मुझे ट्रांसफार्मर बनना है। ट्रांसफार्मर बन पाएंगे आप अपनी ज़िंदगी में? तो ये जो क्या कहते हैं ना इसको, जो वास्तविकता के धरातल से दूर सपने होते हैं, किसी को वो ऐसा साइंटिस्ट बनना होता है जो दूसरे ग्रह पे जाकर, भाई दूसरे ग्रह पे जीवन खोज रहे हैं नासा वाले, आप नासा में जाओ ना, तो नासा में जाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो माँ बाप जो है ना सारा की बच्चों के सपनों, अरे बच्चे के कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गरीब नहीं देखना चाहते। एग्जैक्टली। तो जब गरीब नहीं देखना चाहते तो हमेशा वो ऐसा सजेशन करते हैं कि देश और परिस्थिति के हिसाब से उसको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पत्र बनाने की कोशिश करें। तो अगर राजीव के पिताजी ने ये फैसला लिया होगा कि इंजीनियर बनेगा, तो बिहार जैसे राजीव के में छपरा के रहने वाले हैं, जहाँ पर सरकारी नौकरियाँ कम हो गई हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, तो वो चाहते थे ना उनके पिताजी कि भाई इंजीनियर बनेगा, बाहर जाकर नौकरी करेगा, भला चाहते थे। आपका इंटरेस्ट नहीं था तो आप एडमिशन आपने फिर बाद में आप बदले ना, जब आपको अपनी बुद्धि आई, सोचने समझने की क्षमता आई, तो आप इंजीनियर तो नहीं रहे। आपने इंजीनियरिंग करने के बाद आपने डिजाइनिंग का कोर्स किया और आप एक सफल डिजाइनर हैं आज। तो जब बच्चों की अपनी बुद्धि आएगी, अपना फैसला लेने की अक्ल आएगी, उनका IQ बड़ा होगा, तो फैसले ले सकते हैं। माँ बाप को हर बार दोष देना ये फैशन हो गया है। मैं समझता हूँ कि 3 इडियट जैसी फिल्मों ने इस बच्चों का जो है ना कि मुझे फैशन, कितने लोग फैशन फोटोग्राफर हैं जो आज कामयाब हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गरीब नहीं देखना चाहते, नाकाम नहीं देखना चाहते हैं, और इसलिए अपनी बुद्धि और अपनी क्षमता और अपने देश का टाइम एंड स्पेस के हिसाब से फैसले लेते हैं, और वो कभी नहीं चाहते कि उनका फैसला जो है बच्चों के खिलाफ जाए। कुछ माँ बाप ऐसे होंगे जो दबाते हैं। ऐसे फैशन में फेमिनिस्ट होना और फेमिनिस्ट ऑन माई क्या कहते हैं स्लीव्स और ये सब मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। मतलब खामखा के बहस हम लोग लंबी खींच दी बहुत, और नतीजे में यही हुआ कि पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई से ही रास्ता कला की तरफ भी जाता है। और जिन्होंने बज़ाफ्ता काका नहीं पढ़ा, उन्होंने अपने अनुभव से वो पढ़ाई पूरी करी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और हम फिर उस पर बाद में बात करेंगे कि पिता क्या सोचता है और बच्चा क्या सोचता है, ये एक अलग विषय है। इस गंभीर विषय पे हालांकि हम बात तो करना चाहते हैं हल्की फुल्की, पर ये लोग इतने ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं कि फिर बात जो है ना बिल्कुल ट्रैक से नीचे उतर जाती है, टाइम स्लॉट खत्म हो जाता है हमारा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुँच ही नहीं पा रहे। ये हमारा 4था संस्करण था खामखा का। उम्मीद है कि फिर हम लोग मुलाकात जल्दी करेंगे, शायद इन तीनों में से कोई बदला सा होगा। नमस्कार।